क्वेश्चन है, एक ड्रग है, अभी अ ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूमर। अभी क्या है, वो ड्रग काम नहीं कर रही। ऐसा एक ट्यूमर है जिसको ड्रग जो ड्रग को रजिस्ट कर रहा है। मतलब एक ट्यूमर सेल है, ट्यूमर मतलब एबनॉर्मल सेल, जो अपने आप ही ग्रो हो रहा है, किसी को पूछ नहीं रहा, ना बॉडी को पूछ रहा है कि ग्रो होना है कि नहीं, वो अपने आप ही हो रहा है। अभी वो ड्रग रेजिस्टेंट है, यानी कि ड्रग को रजिस्ट कर सकता है। अगर कोई ड्रग डाल तो उसको मारने के लिए, क्योंकि ये तो नॉर्मल नहीं हुआ ना, ये तो एबनॉर्मल। दूसरा, इसके अंदर ना ही एप्रोफेसिस हो रही है, ना ही ऑटोफेजी हो रही है। तो सेल तो अपने आप ही नहीं मर रहा, भले ही उसके अंदर डैमेज है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर इतनी कैपेसिटी आ गई कि वो एपोप्टोसिस को भी रोक सकता है, ऑटोफेजी को भी रोक सकता है, जैसे कैंसर सेल होते हैं। उन्हीं में से एक ट्यूमर सेल है जो बहुत सारी ड्रग को रजिस्ट करने की कैपेसिटी रखता है। उसके अंदर क्या लिखा गया है, चलिए देखते हैं। इंक्रीज माइटोकॉन्ड्रियल मास। तो उसके अंदर देखने को मिला कि भाई बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया थी। तो पहले तो माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा थे। एलिवेटेड बीसीएल टू एक्सप्रेशन। तो एक प्रोटीन है जो बीटीएल टू जीन से बीसीएल टू प्रोटीन बनता है, तो देखने को मिला। तो अभी क्या किया होगा कि उसका एक्सप्रेशन चेक किया, तो कितने एक्सप्रेशन हो रहे हैं। जैसे एमआरएनए बनते होंगे बहुत सारे, तो एमआरएनए में जनरली क्या होता है कि भाई मान लीजिए ये में डीएनए है, एमआरएनए बना। एमआरएनए से क्या बनेगा, इसका प्रोटीन बनेगा। तो देखने को मिला कि बहुत सारे BCL2 के प्रोटीन बढ़ गए। तो BCL क्या होता है, कैसे काम करता है, वो भी थोड़ा हम देख लेते हैं। ये है सेल मेम्ब्रेन। जैसे हमने देखा था थियरी में, लिपिड बाई लेयर की बनी होती है। तो ये सेल मेम्ब्रेन। अभी मान लो कि कुछ ना कुछ वजह से, जैसे आरओएस बढ़ गया है ना, टॉक्सिसिटी बढ़ गई, इससे क्या होगा कि सेल मेम्ब्रेन से BH3 नाम का प्रोटीन रिलीज होगा। उसके रिलेटेड बहुत सारे प्रोटीन होंगे, वो भी रिलीज होगा। अभी ये प्रोटीन रिलीज हुआ, क्यों, कैसे हुआ? क्योंकि आरओएस जैसे ही बढ़ा, BH3 को पता चल गया कि आरओएस बढ़ गया है। तो लग इतना बढ़ गया है कि सेल को अभी तोड़ना ही पड़ेगा, वरना वो पूरे ऑर्गेनल को प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, तोड़ सकता है, पूरे ऑर्गेनल को डैमेज प्रोवाइड कर सकता है। तो अभी क्या करेगा BH3, माइटोकॉन्ड्रिया को पकड़ेगा। जैसे मान लो ये तो पूरी मेम्ब्रेन है, अंदर का जो स्ट्रक्चर है वो साइटोप्लाज्म, इसके अंदर कहीं माइटोकॉन्ड्रिया होगा। अभी उसके अंदर 2-3 टाइप के प्रोटीन होते हैं। जैसे एक्स करके होता है। तो वो जो प्रोटीन होते हैं वो क्या करते हैं, जैसे ही डैमेज हुआ, अभी ये जो आरओएस होंगे ना, वो आरओएस क्या कर सकते हैं, जैसे मान लो ये आरओएस हो सकता है वो माइटोकॉन्ड्रिया को डैमेज कर दे। अब जैसे ही डैमेज करे, वो क्या करेगा, बेस को बता देगा।
तो ये BH3 को भी बता सकता है, बेक्स को भी बता सकता है। अभी बेक्स को पता चला, बेक्स ने क्या किया, जो साइटोक्रोम C थे उसके अंदर, उसको बाहर कर दिया। इससे क्या हुआ कि बहुत सारे साइटोक्रोम C बाहर आए। ये बड़ा सेल है, बाहर आने की वजह से क्या हुआ, एपोप्टोसिस की प्रोसेस एक्टिव होगी। तो एपोप्टोसिस में क्या होगा, पूरा का पूरा सेल टूट जाएगा सिस्टमेटिक वे से, और वो दूसरों को डैमेज नहीं कर पाएगा। तो ऐसी प्रोसेस हो रही। लेकिन इसमें एक प्रोटीन होता है BCL2। अभी देखो BCL2 काम कैसे करता है, कि BCL क्या करता है कि जैसे मान लो ये BCL है, ये है BCL2। अभी ये क्या करेगा, इसको रोक देगा, इसको बेक्स बेक्स को रोक देगा। तो बेक्स क्या करता था, साइटोक्रोम C जो है उसको बाहर निकलता था। तो अभी ये भी रुक जाएगा। अब ये रुक गया तो उससे क्या होगा, एपोप्टोसिस भी रुक जाएगा। तभी एपोप्टोसिस नहीं हो रहा। तो यहाँ क्या क्वेश्चन में 21 में क्या बोला गया है कि जो ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूमर सेल कंटेन है, तो ये ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूमर का सेल है। उसके अंदर क्या हो रहा है कि एक तो माइटोकॉन्ड्रिया का मास ज्यादा है। जैसे मान लीजिए ये बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया हो चुके हैं। दूसरा, BCL का एक्सप्रेशन ज्यादा है, ये बहुत सारे, बहुत सारे BCL है यहाँ यहाँ। तो बहुत सारे देखने को मिल रहे। तीसरा क्या है, ऑटोफेजी तो हो रही, इसके अंदर ऑटोफेजी भी हो रही। जो ऑटोफेजी की प्रोसेस हो रही थी वो हो रहा। लेकिन एपोप्टोसिस कम होगी, तो ये एपोप्टोसिस बहुत कम होगी। तो ऐसे ऑब्जर्वेशन देखने को मिल रहे हैं। अभी क्वेश्चन क्या पूछा कि विच मैकेनिज्म बेस्ट एक्सप्लेन ड्रग रजिस्टर। चलिए ऑप्शन देखते हैं पहले कि इंक्रीज DNA रेप्लिकेशन, कि कौन सा मैकेनिज्म है वो बेस एक्सप्लेन कर रहा है ड्रग रजिस्टेंस। कि ये जो प्रोसेस हो रही है ना, वो ट्यूमर सेल में हो रही है। और जो भी ड्रग रेजिस्टेंट हो रहा है, जो ड्रग से रेजिस्टेंट मिल रहा है इस सेल को, वो कौन सी वजह है उससे उसको इतना रेजिस्टेंट मिल रहा है, कैसे बच पा रहा है ये ट्यूमर सेल। इतनी सारी प्रोसेस हो रही है ना, एपोप्टोसिस करने दे रहा है, प्रोफेसिस तो वो भी BCL2 भी एक्सप्रेस कर दिया, और बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया कर दिए ताकि वो बहुत से ATP बना सके। लेकिन भले ही डैमेज माइटोकॉन्ड्रिया हो, जिंदा रह सके। तो ये ड्रग रेजिस्टेंस आया कहाँ से, क्या वो इंक्रीज DNA रेप्लिकेशन की वजह से आया, क्या वो फोटोसिंथेसिस एनहांस हुई उससे, क्या ऑर्गेनल रीमोल्डिंग एंड एपोप्टोसिस सप्रेस हो गया, क्या क्रोमोसोम नंबर बढ़ गए। तो क्या हो सकता है आंसर, देखो DNA रेप्लिकेशन की बढ़ने की वजह से ये सारी प्रोसेस हो सकती है नहीं। DNA रेप्लिकेशन में क्या होता है, DNA डबल होता है। तो उससे माइटोकॉन्ड्रिया एक साथ कैसे बढ़ गए,
वो तो थोड़ा अनरिलेटेड लग रहा। फोटोसिंथेसिस बढ़ रही है, तो उसका और इसका क्या लेना देना। भी नहीं हो सकता, उसमें बीसीएल वगैरह होता ही नहीं, वो तो प्लांट में होता। फिर ओरिजिनल रीमोल्डिंग, यानी कि ऑर्गेनल का जो मैनेजमेंट है वो चेंज हो रहा है और एपोप्टोसिस सप्रेस हो रहा है। तो हाँ, ये तो हमने देखा कि भाई एपोप्टोसिस सप्रेस हो रहा है, सप्रेस यानी कि कम होना। तो ये थोड़ा आंसर हो सकता है। और इंक्रीज क्रोमोसोम नंबर, मान लो हमने क्रोमोसोम नंबर बढ़ा दी, तो माइटोकॉन्ड्रिया हो सकता है उसके जीन बढ़ जाए, तो ये भी आंसर आ सकता है। हो सकता है बीसीएल के जीन बढ़ जाए, तो जीन बढ़ जाएगा तो प्रोटीन बढ़ जाएगा, ये भी हो सकता है। लेकिन क्या एपोप्टोसिस उससे कम होगी, क्या ऑटोफेसी बढ़ेगी। तो मोस्ट प्रोबेबल आंसर आएगा सी। चलिए देखते हैं क्या है आंसर। सी इज द करेक्ट आंसर। देखो, माइटोकॉन्ड्रियल मास बढ़ेगा तो एटीपी बढ़ेगा, एटीपी बढ़ेगा तो स्ट्रेस टॉलरेंस बढ़ेगा। यानी कि मान लो आपके पास एटीपी बहुत ज्यादा है, यानी कि एनर्जी ज्यादा है। एनर्जी ज्यादा है तो आपको स्ट्रेस को हैंडल करने की कैपेसिटी बढ़ जाएगी। नॉर्मल ह्यूमन की कैपेसिटी, अगर मान लो कोई व्यक्ति 12 घंटे काम कर सकता है और अभी वो 18 घंटे काम कर सकता है क्योंकि उसके पास एनर्जी ज्यादा आ गई है, तो वो अच्छे से स्ट्रेस को मैनेज कर देगा। ऐसे ही सेल में होता है कि बहुत सारा एटीपी है तो उसके पास बहुत सारे एंजाइम होंगे, प्रोटीन होंगे, जिससे वो अपना काम करा लेगा। तो माइटोकॉन्ड्रियल मास बढ़ने से क्या होगा, एटीपी जनरेट होगा और स्ट्रेस को टोलरेट कर सकता है। यानी कि कैसा भी स्ट्रेस आए वो हैंडल कर सकता है। नॉर्मल सेल में ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रियल मास इतना बढ़ेगा ही नहीं। अगर मान लो स्ट्रेस आ गया तो क्या होगा, उस स्ट्रेस को दूर करेंगे, उसका मैकेनिज्म होगा। और इतना स्ट्रेस बढ़ गया कि कंट्रोल नहीं हो सकता, तो क्या होगा, एपोप्टोसिस हो जाएगी। क्योंकि अगर नहीं हुई तो क्या होगा, वो डैमेज सेल दूसरों को भी डैमेज करेगा। लेकिन ट्यूमर कैंसर जो ड्रग रेजिस्टेंट जो सेल यहाँ देखने को मिल रहा है उसमें उल्टा हो रहा है। उसमें तो बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया बढ़ रहे हैं ताकि वो क्या करेगा, ना ही एपोप्टोसिस शो करेगा और स्ट्रेस को भी टॉलरेट करे, भले ही डैमेज ज्यादा हो। इंक्रीज बीसीएल2, तो इससे क्या होगा कि साइटोक्रोम सी जो रिलीज होना चाहिए था वो नहीं हो रहा है। साइटोक्रोम सी नहीं होगा तो एपोप्टोसिस प्रिवेंट हो जाएगा, बंद हो जाएगा। अभी एनहांस ऑटोफेज, अभी देखो हमने पढ़ा था फंक्शन में कि ऑटोफेजी का काम क्या है। या तो पूरा का पूरा ओरिजिनल अगर डैमेज है तो क्या करेगा, उस डैमेज को रिपेयर कर सकता है या फिर उसको तोड़ देगा, दो ही काम हो सकता है। तो बहुत सारे ओरिजिनल का रिसाइकल करेगा वो, कि भाई पहले खराब था तो उसको ठीक कर दिया, तो इसमें तो फायदा हो गया इसका, कैंसर सेल। तो सेल सर्वाइव कर जाएगा, है ना। अगर कीमोथेरेपी दो, कीमो मतलब केमिकल अलग अलग टाइप की ड्रग्स दो, तो भी वो सर्वाइव करेगा। कैसे? देखो, दो तरीके के सेल हमने अभी तक क्वेश्चन के हिसाब से देखे। एक तो होते हैं नॉर्मल सेल, तो मान लो ये नॉर्मल सेल। दूसरे होते हैं कैंसर सेल, ये कैंसर सेल। दोनों में क्या अंतर है? नॉर्मल सेल क्या करता है, सब नॉर्मली करता है, यानी कि हेल्दी सेल होता है। जब जब जरूरत होगी तभी कोई चीज करे। अगर इसमें अगर आप कोई ड्रग डाल दो, मान लो आपने कोई ड्रग डाल दी और ऐसी ड्रग है कि पूरे मान लो माइटोकॉन्ड्रिया को डैमेज करते हैं ना, तो ऐसे डिस्ट्रप्शन होगा। या फिर कोई ऑर्गेनल को डैमेज करते, बहुत सारे ऑर्गेनल होगा उसको डैमेज करते, तो ये डेड हो जाएगा। तो ये तो नॉर्मल प्रोसेस है। मान लीजिए कि कैंसर में भी एक ड्रग डाली हमने, जैसे ये सेम ड्रग डाली हमने, मान लो अभी वो गई अंदर। अभी क्या हो रहा है, ये जो कैंसर सेल है उसने क्या किया, पहले तो माइटोकॉन्ड्रिया बढ़ा दी। तो माइटोकॉन्ड्रिया बढ़े तो कैसा होगा,
बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया, मान लीजिए ये माइटोकॉन्ड्रिया, तो ये बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया है। न्यूक्लियस भी होगा, इवन डीएनए भी होगा, वो तो इसमें भी होगा। अभी इसके अंदर क्या हुआ कि एक तो इन्हें पहले तो माइटोकॉन्ड्रिया बढ़ गए, तो एटीपी बढ़ गया। एटीपी बढ़ गया तो एटीपी का यूज क्या करेगा, बहुत सारे एंजाइम को एक्टिव करने के लिए। अगर मान लो कोई भी डैमेज होगा तो उसको रिपेयर करने के लिए एंजाइम प्रोवाइड होंगे, है ना। तो उसमें एटीपी काम आ जाएगा, और एटीपी से क्या होगा, वो ज्यादा डिवाइड कर पाएगा। मान लो डीएनए रेप्लिकेशन के लिए 50, यहाँ 50 एटीपी लग रहे थे, डीएनए रेप्लिकेशन, है ना। या फिर सेल साइकिल के लिए डीएनए रेप्लिकेशन के बाद क्या होगा, दो सेल डिवाइड हो जाएंगे ऐसे, जब साइटोकाइनेसिस कैरियोकाइनेसिस दोनों हो जाएगा। तो ये पूरी प्रोसेस के बाद ये बड़े, मान लीजिए बड़े ही है, फॉर एग्जांपल मैंने लिया है इसका, सेम ऐसे साइज के बनेंगे। तो इससे दो सेल बने, तो पूरा का पूरा सेल बनने के लिए मान लीजिए 1000 एटीपी बन जरूरत। अभी यहाँ तो बहुत, तो 1000 एटीपी माइटोकॉन्ड्रिया की यहाँ सीमित संख्या है, नॉर्मल कंडीशन में है। जैसे मान लीजिए ये दो तीन, ये चार, चार ही माइटोकॉन्ड्रिया। यहाँ कितने हैं, एक दो तीन चार पाँच छह सात आठ नौ, तो 9 माइटोकॉन्ड्रिया, दोनों के एटीपी में फर्क है। चार मिला के मान लीजिए 1200 एटीपी, या फिर यस 1200 एटीपी बनाते थे। और यहाँ दूसरा जो सेल है उसके अंदर 8 और 9 के आसपास माइटोकॉन्ड्रिया है। तो एटीपी कितनी हो सकती है, कि मान लो भाई कि 2500 एटीपी, तो यहाँ तो ज्यादा एटीपी है। तो जहाँ 1000 से दो सेल डिवाइड हो रहे हैं, तो यहाँ तो 2500 है। तो यहाँ 200 इसने दूसरे काम में लगाए। यहाँ क्या किया इसने, 2000, यानी कि एक में से दो बन रहे, तो क्या बोला कि उन दो में से और चार बना दो। तो यहाँ तो सेल डिवीजन ज्यादा हो रहा है। तो एक माइटोकॉन्ड्रिया बढ़ाने की वजह से कैंसर सेल को क्या हुआ, फायदा हुआ। क्या फायदा हो गया कि भाई अभी हम बहुत सारे बन जाएंगे कंपेयर टू नॉर्मल सेल। और स्ट्रेस टॉलरेंस कैपेसिटी भी बढ़ गई। फिर बीसीएल 2 बढ़ गया। बीसीएल 2, अभी देखो ये ड्रग आया, इसने तोड़ना चालू किया। जैसे मान लो यहाँ एक माइटोकॉन्ड्रिया को तोड़ा, लेकिन क्या होगा, दूसरे तो बहुत सारे हैं, और जब तक ये तोड़ना चालू होगा ये डबल डिवाइड हो जाएगा, तो ऐसे बच जाएगा। तो ड्रग आई तो सही, लेकिन अच्छे से काम नहीं करना। मान लो माइटोकॉन्ड्रिया तोड़ दिया, ऑटोफेजी चालू हो गई, जैसे देख सकते हैं हम एनहांस ऑटोफेजी। इससे क्या होगा कि जो डैमेज हो रहा था वो फिर से रिपेयर हो गया। जनरली यहाँ भी ऑटोफेजी हो सकती थी, लेकिन उस ऑटोफेजी में क्या हो रहा था कि जब तक ऑटोफेजी होती, ड्रग क्या करती, पूरे सेल को तोड़ देती। लेकिन यहाँ तो ऑटोफेजी बहुत स्पीड से चल रही है, तो ये ड्रग तोड़ने जा रहे हैं उससे पहले तो ये ठीक हो जा रहा है। तो इससे क्या होगा, ड्रग का रेजिस्टेंस पैदा होगा। ड्रग आ तो रहा है, लेकिन काम करने से पहले खत्म हो जा रहा है। मान लो काम कर भी दिया तो भी कैंसर सेल में या फिर ट्यूमर सेल के अंदर कैपेसिटी है कि उसको रजिस्ट कर पाए। इसके अंदर बीसीएल 2 भी आ गया। तो इसमें क्या था कि बीसीएल 2 कम था। बीसीएल 2 कम था, तो बीसीएल 2 की वजह से क्या हुआ, साइटोक्रोम सी बाहर आ सकता था। तो जब हमने ड्रग दी, मान लो माइटोकॉन्ड्रिया को डैमेज करती थी, डैमेज हुआ, साइटोक्रोम सी बाहर आएगा तो एपोप्टोसिस हो गया, तो इस सेल के डेथ हो गया। लेकिन यहाँ कैंसर सेल के अंदर क्या हुआ, ये ड्रग माइटोकॉन्ड्रिया को तोड़ने आई,
लेकिन क्या हुआ, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर साइटोक्रोम सी बाहर निकल जाना चाहिए था, लेकिन इस ट्यूमर सेल ने क्या किया, बीसीएल टू को इंक्रीज कर दिया। जैसे हमने ऊपर देखा कि बीसीएल टू इंक्रीज हुआ तो क्या होगा, वो साइटोक्रोम सी को बाहर आने से रोक देगा। अभी रोक दिया तो उस उतने टाइम पे तो रिपेयर भी हो जाएगा, क्योंकि उसने ऑटोफेजी भी बढ़ा दी है और यहाँ एप्रोटोसिस भी नहीं होगा। तो ऐसे कॉम्बिनेशन से क्या होगा, ड्रग रेजिस्टेंट होगा, ड्रग अच्छे से काम नहीं कर। तो ऐसे ही कई बार क्या होता है कि कैंसर का क्योर नहीं होता। क्यों नहीं होता, हमने तो देखा कि भाई ऐसे करो कि ये ड्रग डाल दो, कैंसर में जाएगा, उसको डैमेज करके कैंसर को मार दो। लेकिन ऐसे म्यूटेशन हुए कि ऐसी ऐसी कैंसर ने प्रोसेस चालू की कि उसका सॉल्यूशन ला दिया, कि अभी वो ड्रग इतनी इफेक्टिव नहीं है। इसी वजह से क्या होगा, ड्रग रेजिस्टेंस पैदा होगा और सी आंसर होगा। सी में क्या था कि ऑर्गेनल रीमोल्डिंग, यानी कि हमने देखा माइटोकॉन्ड्रिया बढ़ गए, ऑटोफेजी बढ़ गए। दूसरा, एपोप्टोसिस सप्रेस हो गया, किसकी मदद से, बीसीएल टू की मदद से। इसीलिए सी इज द आंसर। बाकी सब तो आप जानते हैं कि कैंसर सेल जो है वो फोटोसिंथेसिस नहीं करता। तो ऐसे जो ऑप्शन होते हैं वो डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, आप कंफ्यूज हो जाओगे कि ये ऑप्शन डाला ही क्यों, कहीं फोटोसिंथेसिस के रिलेटेड तो नहीं है। तो ये जनरली कंफ्यूज करने के लिए होते हैं, आपको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, कि आप प्लांट बायोलॉजी के बारे में पूछो। मतलब क्या होगा कि आप वहां चले जाएंगे कि प्लांट के बारे में सोचना चालू करो, तब तक टाइम चला जाएगा, तो लिमिटेड टाइम होता है। इसीलिए अगर हमें एलिमिनेशन का प्रोसेस पता है कि भाई क्यों बीट नहीं आएगा, क्योंकि फोटोसिंथेसिस जो होगी वो कैंसर में होगी नहीं, तो हम उसको एलिमिनेट आराम से कर पाएंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ जाएंगे। फिर डी क्यों रॉन्ग है, कि भाई एक्स्ट्रा क्रोमोसोम कैन कंट्रीब्यूट टू कैंसर इवोल्यूशन। However, the observations specifically indicate mitochondria, autophagy, or BCL2. Thus, organelle adaptation is the direct mechanism. डी क्यों गलत है, एक तो ओप्रो, देखो इसमें ये तर्क है, ये इसीलिए रखा कि आप कंफ्यूज हो। इसमें बोला कि भाई एक्स्ट्रा क्रोमोसोम, जैसे मैंने बोला कि हो सकता है एक्स्ट्रा क्रोमोसोम की वजह से क्या हो, माइटोकॉन्ड्रिया बढ़ जाए। क्योंकि पहले क्या होता था, माइटोकॉन्ड्रिया को बनाने के लिए 2-3 जीन थे, अभी 6 जीन हो गए, तो उसी वजह से भी माइटोकॉन्ड्रिया बढ़ सकते हैं। फिर लेकिन फिर ऑटोफेजी कहाँ से बनाओगे, उसके लिए जीन एक्सप्रेशन होता है। फिर बीसीएल टू, चलो बीसीएल टू मान लिया कि भाई एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आ गया तो बीसीएल टू का एक्सप्रेशन, बीसीएल टू बहुत ज्यादा बने, लेकिन बीसीएल टू ज्यादा बने और उसका इंक्रीज, उसका प्रोडक्शन करना, इंक्रीज करना, वो तो सेल के ऊपर होता है, क्रोमोसोम के ऊपर नहीं होता। क्रोमोसोम का काम है बनाना, फिर उसको रोकना कि नहीं रोकना, कितने ज्यादा अमाउंट में बनाना। हो सकता है उसके पास जीन ज्यादा हो तो ज्यादा बनाए, लेकिन बनाना है कि नहीं बनाना है। कई बार क्या होता है, कुछ सेल के अंदर, मान लीजिए सेल है, तो स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट के हिसाब से एक्सप्रेशन होगा। मान लो कहीं बीसीएल टू का एक्सप्रेशन नहीं चल रहा, मतलब बीसीएल टू का एक्सप्रेशन की जरूरत है ही नहीं, तो क्यों एक्सप्रेस कर। तो वो जो क्रोमोसोम होगा, मान लीजिए एक्स्ट्रा क्रोमोसोम है, तो हो सकता है उसके पास एक बीसीएल टू का ज्यादा जीन है। ये मतलब अभी एक से जगह दो बीसीएल बन सकते हैं, लेकिन सेल को रिक्वायरमेंट ही नहीं है, तो वो उधर जाके बनाना चालू ही नहीं करेगा। ना ही एमआरएनए बनाएगा, ना ही राइबोसोम बनाएगा, ना ही प्रोटीन बनाएगा। क्योंकि अल्टीमेटली पूरा सेल ही डिसाइड करता है, सिग्नल देता है कि बनाना है कि नहीं बनाना। क्रोमोसोम का ज्यादा होना उसका मतलब ये नहीं कि बीसीएल टू ज्यादा ही होगा। सेल उल्टा और भी कुछ कर सकता है, कि मान लो एमआरएनए बन गए और उसको भी डैमेज कर दिया,
ताकि बीसीएल ना बने। तो सेल ऐसा भी कर सकता है ना? तो इसीलिए क्रोमोसोम का एक्स्ट्रा होना उसका मतलब ये जरूरी नहीं है कि बीसीएल का ज्यादा होना। तो ये थोड़ा ध्यान रखना है। और उसका ड्रग रेजिस्टेंस से कोई लेना देना नहीं। और ये जो ऑर्गेनल एडेप्टेशन है कि माइटोकॉन्ड्रिया के जीन ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया 5 की जगह 10 होना, वो क्या डिसाइड, कौन डिसाइड करेगा? सेल डिसाइड कर। क्रोमोसोम डिसाइड नहीं करेगा। बनाना कि नहीं बनाना वो सेल डिसाइड करेगा। कितने बना सकते हैं उसका ऑप्शन देने वाला क्रोमोसोम होता है। इसलिए डी नहीं आएगा। लेकिन मान लो डी करेक्ट हो सकता है तो कहाँ हो सकता है? मान लो ऐसा पूछे कि एन्यूप्लेटी के रिलेटेड क्वेश्चन पूछे, तो ये क्रोमोसोम की रिलेटेड टर्म है। तो अगर उसके हिसाब से क्वेश्चन पूछा तो हो सकता है क्रोमोसोम इंस्टेबिलिटी के बारे में पूछा या फिर ट्यूमर इवोल्यूशन के बारे में पूछा कि क्या किया ट्यूमर ने, क्या किया कि भाई पहले एक क्रोमोसोम था, उसने क्या किया दूसरी कॉपी और बनाई। अगर ऐसा कुछ बोला है तो क्रोमोसोम एक्स्ट्रा क्रोमोसोम वाला ऑप्शन आ सकता है। लेकिन इधर तो क्लियर कट बता रहे हैं कि भाई जो सी है वही इज द राइट आंसर। तो आंसर क्या होगा? सी, ऑर्गेनल रीमॉडलिंग एंड एपोप्टोसिस सप्रेशन। तो अगर हमें इसको समराइज करें तो एटीपी प्रोडक्शन माइटोकॉन्ड्रिया, फोटोसिंथेसिस क्लोरोप्लास्ट, आरओएच डिटेक्शन पेरोक्सिसोम, आरओएस मतलब रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज, प्रोटीन पैकेजिंग गोल्गी, प्रोटीन सिंथेसिस राइबोसोम, ऑटोफेजी लाइसोसोम से रिलेटेड है, सेल डिवीजन माइक्रोट्यूब्यूल उसके अंदर आते हैं जो क्रोमोसोम को सेग्रीगेट करते हैं, राइबोसोम फॉर्मेशन वो न्यूक्लियोलस में होता है, एपोप्टोसिस को माइटोकॉन्ड्रिया की वजह से भी हो सकता है, जो साइटोक्रोम सी वाला हमने देखा पूरा प्रोसेस, एंडोसिम्बायोसिस वो जनरली माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट से रिलेटेड। तो ये थोड़े कॉन्सेप्ट है उसके रिलेटेड जो ऑर्गेनल है वो हमें थोड़ा ध्यान में रखना है। जो गेट लेवल की जो एग्जाम होती है, सीएसआर नेट की लेवल की होती है, यूजीसी की जो नेट होती है उसके रिलेटेड जो होती है, सीयूईटी पीजी, यूजी की पीजी की जो भी एग्जाम होती है उसमें ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो हम एग्जाम में रूल कैसा बनाएंगे कि भाई अगर हम एडवांस क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि ये बड़ा क्वेश्चन है और ऑर्गेनल सेल रिलेटेड है, तो ये देखेंगे कि भाई विच ऑर्गेनल इज इन्वॉल्व। पहले ये देखो कि भाई एटीपी प्रोडक्शन हो रहा है, फोटोसिंथेसिस हो रहा है, ऑटोफेजी हो रहा है, तो वो हो रहा है जो प्रोसेस हो रही है वो किस ऑर्गेनल के रिलेटेड है, सबसे पहले वो ढूंढो। ऑप्शन पे नहीं, पहले क्राइटेरिया पे जाओ कि क्या बोला गया है। फिर उस ऑर्गेनल का नाम हमें पता चल गया, मान लो ऐसा बोला कि एटीपी सिंथेसिस, तो आप हमने ऐसा अंज्यूम किया कि चलो माइटोकॉन्ड्रिया हो सकता है कि एटीपी प्रोड्यूस कर सकता है। तो फिर माइटोकॉन्ड्रिया का हम फंक्शन, प्राइमरी फंक्शन देखेंगे कि हाँ भाई उसका प्रोडक्शन एटीपी प्रोड्यूस करना है, वो शक्ति प्रोवाइड करता है, ऑक्सीजन का यूज करता है। तो ये सब हमें ध्यान रखना है। और कौन सी प्रोसेस उसके ऊपर डिपेंड करती है, तो हमने देखा कि भाई माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन वगैरह रिलेटेड होती है और उसमें क्या क्या होता है। तो ऐसे वन बाय वन हम स्टेप बाय स्टेप जाएंगे तो आंसर आएगा। और मान लो वो फेल हो गया तो क्या होगा? कोई भी ऑर्गेनल, है ना? फिर हमें क्या देखना है कि विच ऑप्शन बेस्ट मैच द फेलियर, कि सबसे बेस्ट मैच क्या खाता है जो फेलियर के कारण। तो देखो इस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं, कॉन्सेप्ट तो वही हो लेकिन उसको पूछने का तरीका अलग अलग हो। वो पूछेंगे कौन सा ऑर्गेनल इन्वॉल्व है, ये बोल देंगे कि ये प्रोसेस हो रही है, बताओ कौन सा होगा।
या फिर बोलेंगे कि ये ऑर्गेनेल का काम क्या है, या फिर ये प्रोसेस किस ऑर्गेनेल से डिपेंड करती है। मान लो ये ऑर्गेनेल फेल हो गया तो क्या होगा, है ना। और कौन सा बेस्ट कॉम्बिनेशन है, जो ऑप्शन जो होगा ए बी सी डी में से, वो फेलियर को हाईएस्ट रिप्रेजेंट करता है। जैसे हमने देखा कि भाई कोई ड्रग आ गई और उससे फेल हो गया तो क्या होगा। तो कॉन्सेप्ट को हमें ये क्वेश्चन के टाइप के हिसाब से पढ़ना है। जब हम गो थ्रू करेंगे, जब थियरी देखेंगे तो ऐसे देखेंगे कि भाई मान लो फेल हो गया तो क्या होगा, ताकि जब जो हाई लेवल की एग्जाम होगी, जैसे सी एच आर नेट के अंदर पार्ट सी के क्वेश्चन, गेट बायोटेक्नोलॉजी, गेट एक्सेल, डीबीटी जे आर एफ, आईसीएमआर, या फिर पीएचडी इंटरव्यूज, उसके अंदर ऐसा हो सकता है कि म्यूटेशन रिलेटेड क्वेश्चन हो, कैंसर रिलेटेड हो। तो ऐसे हम प्रिपेयर कर सकते हैं। थोड़े सिंपल क्वेश्चन भी देख लेते हैं। विच स्ट्रक्चर इज एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल्स? क्वेश्चन 22। राइबोसोम, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, डीएनए या फिर न्यूक्लियस। तो प्रोकैरियोटिक में क्या कौन सी चीज एब्सेंट होती है? क्या प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है? हाँ होता है। वो तो यूकेरियोट्स में भी होता है। क्या डीएनए होता है? होता है। वो तो यूकेरियोट्स में भी और प्रोकैरियोट दोनों में होता है। न्यूक्लियोलस और राइबोसोम। तो राइबोसोम किसके अंदर होता है? यूकेरियोट्स के अंदर होता है। तो कौन सी चीज है वो एब्सेंट है? और दूसरा देखो, बैक्टीरिया के अंदर जो प्रोटीन प्रोड्यूस होंगे उसके अंदर भी राइबोसोम हमें देखने को मिल सकते हैं। तो ये भी दोनों में, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी दोनों में, और डीएनए भी दोनों में। हाँ, न्यूक्लियोलस जो स्पेशल कंपार्टमेंट है, ऑर्गेनल है, जो डीएनए को स्टोर करता है, वो प्रोकैरियोट में नहीं देखने को मिलता, यूकैरियोट। ये तो हमने देखा ही था कि भाई ये बैक्टीरिया वगैरह होता है, वो उसका डीएनए एकदम ओपन होता है। एक तो डीएनए हुआ, फिर उसके अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी होती है, राइबोसोम होते हैं जो एमआरएनए से प्रोटीन बनाते हैं। यूकैरियोट सेल के अंदर भी सेल मेम्ब्रेन होती है, डीएनए होता है, राइबोसोम होता है जो ईआर के साथ अटैच होते हैं, साइटोप्लाज्म के अंदर भी होते हैं। लेकिन ये जो न्यूक्लियोलस है, ये भी देखना। तो अगर यू के रिलेटेड है तो ऐसा होगा, प्रो यानी कि कैरियोट यानी कि डीएनए के पहले वाला जो सीटी होती है, ऐसा क्वेश्चन होगा तो ये। तो आंसर इज डी, न्यूक्लियस। प्रोकैरियोट्स के अंदर जनरली बैक्टीरिया और आर्किया आते हैं, जो मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस नहीं बनते। डबल मेम्ब्रेन जनरली ऑर्गेनेल्स नहीं होते। द डीएनए इज लोकेटेड इन द रीजन कॉल्ड न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियस और न्यूक्लियोइड में दोनों में फर्क है। एक रीजन, एक एरिया होता है जहां जो डीएनए प्रेजेंट होता है उसको न्यूक्लियोइड बोलेंगे। अगर ऐसा क्वेश्चन भी पूछे कि भाई इकोलाई में क्या देखने को मिलेगा, बेसिलस, फिर आर्किया के रिलेटेड कुछ, तो न्यूक्लियोइड बोलेंगे। तो इसलिए न्यूक्लियस एब्सेंट है इसके अंदर। एक क्यों गलत हुआ कि प्रोकैरियोट प्रोसेस 17 एस राइबोसोम फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। कि भाई ऐसा जरूरी नहीं है कि भाई, हाँ राइबोसोम अलग अलग टाइप के हो सकते हैं, किसी में 17 एस हो गए, किसी में 18 एस हो गए, लेकिन राइबोसोम तो है। प्रोकैरियोट हो भाई, यूकैरियोट हो। ये भी हमने थियरी में देखा था। स्ट्रक्चर इज एब्सेंट इन वायरस। अगर ऐसा पूछा तो उसमें राइबोसोम कह सकते हैं, क्योंकि वो तो बहुत ही सिंपल स्ट्रक्चर होता है वायरस के अंदर। उसके अंदर तो एक तो डीएनए होता है, फिर उसको प्रोटेक्ट करने के लिए पूरा स्ट्रक्चर होता है, फिर उसको बाइंड करने के लिए कहीं सेल सरफेस के अंदर वो होता है, ज्यादा से ज्यादा एक एंजाइम होगा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेजेशन। बहुत ही सिंपल स्ट्रक्चर होता है उसके अंदर। राइबोसोम वगैरह हो तो बैक्टीरिया से भी छोटा होता है और सिंपल होता है। एवरी लिविंग सेल पोसेस अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो बी क्यों गलत है? क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन
सभी लिविंग सेल्स में होता रहता है। तो लिविंग सेल के अंदर दोनों आ जाते हैं, प्रोकैरियोट्स यूकैरियोट्स। कहाँ सही होगा ये कि भाई अगर मान लो ऑर्गेनिज्म जो है वो मेम्ब्रेन नहीं है उसके अंदर, कि भाई वेरी फ्यू सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म जो है वो उसके अंदर मेम्ब्रेन नहीं होती। हावेवर वायरस लेक ट्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जैसे वायरस के अंदर एग्जैक्ट प्लाज्मा मेम्ब्रेन जैसा स्ट्रक्चर नहीं होता है ना। ये देखा हमने, जैसे इसको प्रोटेक्ट करने वाला जो होता है एनवलप कहते हैं इसे, ये होता है। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं कि वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी कि फोस्फोलिपिड से ही बना होता है। तो अगर वायरस रिलेटेड वगैरह ऐसा कोई क्वेश्चन है तो वो हो सकता है। सी क्यों गलत है? डीएनए तो सभी में होता है, डीएनए से ही सब चीजें बनती रहती है। हाँ, लेकिन देखो, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अगर आपको ऐसा बोले कि क्या मेमेलियन आरबीसीज जो है जब मैच्योर हो जाते हैं, इमेच्योर नहीं, जब मैच्योर अवस्था में, जब O2 CO2 का ट्रांसपोर्ट करने की कैपेसिटी रखने वाले, अगर वो जो आरबीसीज होते हैं, रेड ब्लड सेल्स, जो हमारे ब्लड में घूमते रहते हैं, उसके अंदर क्या डीएनए होता है? तो नहीं, नहीं, इक्वल लॉस हो जाता है। उसका उसके अंदर काम ही नहीं होता। इसका जनरली ये होता है कि एक तो पीएच मेंटेन करो और दूसरा ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट करो। बाकी सारे काम की जरूरत नहीं है इसकी। क्वेश्चन 23, बैक्टीरियल राइबोसोम किस टाइप के होते हैं? 17, 18, 80, 60 या 90? तो इसका आंसर है 70। ये फैक्ट बेस है। 80, 70 ऐसे याद रखो कि बैक्टीरिया प्राइमरी है तो कम होगा, यूकैरियोट में ज्यादा होगा, तो 80 होगा। अभी 60 भी ऑप्शन है और 90 भी है। 60, 70, 90 और 80 सभी है। तो देखो, 60 जो होता है वो लार्ज सब यूनिट होता है यूकैरियोटिक राइबोसोम। वो कंप्लीट राइबोसोम नहीं होता। अगर आपको ऐसा बोलते 60 से जो होता है, हाँ होता है, लेकिन क्या वो राइबोसोम कहलाएगा? नहीं। देखो, दो सब यूनिट के बने होते हैं, एक बड़ा सब यूनिट होता है और एक छोटा। ये दोनों एक साथ रहेंगे तभी उसको यूकैरियोटिक राइबोसोम बोलेंगे। बड़ा वाला जो है वो 16 है। कई बार क्या होता है कि जब सबसे पहले जब राइबोसोम बाइंड होता है तो बहुत सारे पार्टिकल उसके साथ जुड़े होते हैं, तो 19S जैसी कंडीशन देखने को मिल रही है यूकैरियोट्स। लेकिन वो नॉर्मल नहीं है, और बैक्टीरिया में तो होता ही नहीं है। यहाँ तो बैक्टीरिया रिलेटेड क्वेश्चन है। एडवांस राइबोसोम बायोसिंथेसिस क्वेश्चन अगर होगा, जैसे ये डिटेल में बोला ना कि यूकैरियोट्स में अगर मान लो प्री राइबोसोम पार्टिकल का कितना है इसका सिस्टम होगा, तो उसमें आप ऐसा नहीं बोल सकते कि हाँ 18S होगा, उसमें 19S बोलना। विच ऑर्गेनल डिटॉक्सिफाई हाइड्रोजन पेरोक्साइड? तो इसमें तो हमने देखा था कैटालाइज नाम का एंजाइम होता है, वो पेरोक्सिसोम में देखने को मिलता है। लाइसोसोम के अंदर बहुत सारे डिग्रेडेटिव एंजाइम होंगे, गोल्गी तो ट्रांसपोर्ट का काम करता है, मॉडिफिकेशन कर सकता है। लेकिन हाइड्रोजन पेरोक्साइड से कोई लेना देना नहीं है, न्यूक्लियस से भी कुछ लेना देना नहीं है। यहाँ पर आया है डिटॉक्सिफाई, है ना, क्योंकि एंजाइम लाइसोसोम में भी हो सकते हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड के लिए, अगर डिग्रेड करना है। लेकिन डिटॉक्सिफाई बोला है तो पेरोक्सिसोम।
देखो, यहाँ स्पेसिफिकली हमें पता चल गया कि लाइसोसोम के अंदर कौन कौन से एंजाइम होंगे जो डिग्रेड करेंगे H2O2 को या फिर डिटॉक्सिफाई करेंगे। तो एक तो वो डिटॉक्सिफाई नहीं कर सकता H2O2 को। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि जनरली उसके अंदर कौन कौन से एंजाइम देखने को मिलते हैं कि जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करे, जो लिपिड और न्यूक्लियोटाइड को डाइजेस्ट करे, है ना? अगर ये आरओएस वगैरह है और H2O2 प्रोड्यूस हो रहा है तो उसको कोई डाइजेस्ट, ये डिटॉक्सिफाई नहीं कर पाए। ये तभी होगा कि भाई ऑटोफेजी हुई और इंट्रासेल्युलर डाइजेशन का क्वेश्चन है, तो लाइसोसोम डाइजेशन होगा। तो सही हो सकता है। गोल्गी तो मॉडिफिकेशन कर सकता है, पैकेज का काम करता है, sorting यानी कि ट्रांसपोर्ट का काम करता है। यूट्रोफिकेशन का ज्यादा मेजर रोल नहीं है इसके। प्रोटीन सिंक्रेशन के रिलेटेड पाथवे होगा तो गोल्गी आएगा। न्यूक्लियस डीएनए स्टोर करता है, H2O2 डिटॉक्सिफिकेशन से कोई लेना देना नहीं है। जीन रेगुलेशन या डीएनए रेप्लिकेशन से रिलेटेड होगा तो न्यूक्लियस जैसा आंसर आ सकता है। क्वेश्चन 25, which cytoskeleton component form the mitotic spindle? कौन सा साइटोस्केलेटन कंपाउंड जो है वो माइटोटिक स्पिंडल बनाता है? पहला है एक्टिन फिलामेंट, फिर इंटरमीडिएट फिलामेंट, माइक्रोट्यूब्यूल या कोलेजन। तो जो माइटोटिक स्पिंडल होता है स्पेसिफिकली क्रोमोसोम का सेग्रीगेशन करना होता है, तब तब जो होता है माइक्रोट्यूब्यूल होता है। ये थोड़ा ध्यान रखना। उसके अंदर और थोड़ा डिटेल में फंक्शन भी देख लें हम दूसरे जो फिलामेंट होते हैं कि भाई जिससे हमें याद रह जाए। ये हमने थियरी में देखा था कि स्पिंडल फाइबर फॉर्म होंगे उसके अंदर, फिर वो क्रोमोसोम से बाइंड होगा और सिस्टर क्रोमेटिड को एक साइड करेगा, पुल करेगा, और वो एसेंशियल प्रोसेस है माइटोसिस के लिए। Why A is wrong? Actin filament are involved in cell movement. सेल मूवमेंट करनी है, मसल कॉन्ट्रैक्शन करना है, साइटोकाइनेसिस करनी है, तब एक्टिन फिलामेंट। स्पेसिफिकली सेग्रीगेशन के लिए तो माइक्रोट्यूब्यूल, माइटोटिक स्पिंडल के लिए तो माइक्रोट्यूब्यूल। साइटोकाइनेसिस के रिलेटेड या फिर सेल मोटिलिटी मूवमेंट हुआ, उसके रिलेटेड हुआ तो एक्टिन फिलामेंट आ सकते हैं। इंटरमीडिएट फिलामेंट का जनरली मैकेनिकल स्ट्रेंथ होता है, स्ट्रक्चरल सपोर्ट होता है, वो क्रोमोसोम को मूव का कुछ लेना देना नहीं है इसका। वो मैकेनिकल स्ट्रेंथ जो स्ट्रेंथ होती है वो देता, स्ट्रक्चरल सपोर्ट देता है सेल के ऑर्गेनेल्स और सेल। कोलेजन तो जनरली एक्स्ट्रा सेल्यूलर प्रोटीन होता है जो कनेक्टिव टिश्यू में देखने को मिलता है। साइटोस्केलेटन का वो पार्ट नहीं है। एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स के रिलेटेड हुआ क्वेश्चन तो आएगा तो कोलेजन आ सकता है। एंडोसाइटोसिस इज द, तो एंडोसाइटोसिस क्या एटीपी सिंथेसिस करती है, क्या अपटेक करती है मटेरियल इनटू द सेल, प्रोटीन सिंथेसिस करती है या सेल डिवीजन? ऑब्वियसली बी आएगा इसका आंसर, वो मटेरियल को अपटेक करती है। बाकी सबका हम जानते हैं। तो न्यूक्लियस जनरली यूकेरियोट्स में होता है, 17 इज बैक्टीरिया को देखने को मिलता है। पेरोक्सिसोम पेरोक्साइड डिटॉक्सिफिकेशन के रिलेटेड है, माइक्रोट्यूब्यूल माइटोसिस के रिलेटेड है, और एंडोसाइटोसिस एंट्री होती है जब सेल के अंदर उसके रिलेटेड। तो ऐसे आप बहुत सारे क्वेश्चन याद रख सकते हैं। तो ये हो गए पूरे 26 MCQ। आगे आप बताइएगा कि कैसे लगे आपको क्वेश्चन, और एडवांस लेवल के चाहिए आपको, कोई मेथड में चेंज करना है, कोई कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा
तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं या फिर ईमेल कर सकते हो। अभी के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।